गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रौनक गर्ग। आज मैं आपको वर्ण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपको वर्ण के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वर्ण क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। अब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो, जिसमें कुछ भी नहीं मिला होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में सबसे छोटा क्या होता है? देखो, ABCD, ए से लेकर जेड तक। देखो, इसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है। से लेकर जेड तक इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ था। और हिंदी में सबसे छोटा क्या होता है? या तो स्वर होते हैं, या तो स्वर होते हैं, या फिर व्यंजन होते हैं, या फिर व्यंजन होते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे स्वर है ए, तो इसके और क्या टुकड़े होंगे? इसके और कुछ भी टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो व्यंजन है क, तो ये है क, ये वर्ण नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये व्यंजन है। वर्ण कब बनेगा? जब इसका टुकड़ा होगा क प्लस ए। अब ये जो हलंत वाला क है, ये क्या बना है दोस्तों? ये क्या है? वर्ण। अब ये जो हलंत वाला क है, ये है वर्ण। तो सिंपल सी भाषा क्या है, परिभाषा क्या है? हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अब आगे बात करें, वर्ण। वर्ण एक व्यवस्थित समूह में रखे जाते हैं, जिस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कैसे लेकर ज्ञानी तक, ये एक व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, तो वही क्या होती है? वर्णमाला। ओके। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में मतलब हिंदी की जो कैसे ज्ञानी तक होती है, और उसमें स्वर भी आता है। देखो, स्वर भी आता है। सबको मिलाकर कितने होते हैं? 44। ओके। जिसमें 33 तो व्यंजन होते हैं, और 11 क्या होते हैं? अपने स्वर। ओके। अब आगे बात करें, और ये जो देवनागरी हिंदी लिपि है, इनमें क्या है? कोई री को माना गया है, एह को माना गया है। तो ये क्या होते हैं? देवनागरी लिपि में, और हिंदी बाल पोथी में। अब आगे देखो, अब वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अपन अगर डिफरेंस की बात करें तो स्वर जो होता है ना, स्वर ये अकेला आता है, स्वतंत्रता आता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला होता है। जो स्वर होता है उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ होता है। लेकिन जो व्यंजन होता है ना, व्यंजन व्यंजन अकेला नहीं होता। व्यंजन में हमेशा स्वर मिला होता है। जैसे क, अब इसमें क्या मिला हुआ है? स्वर। अगर इसको अपन ऐसे बनाएंगे, अब ये जो व्यंजन है ये क्या हो गया? अकेला। और ये क्या हो गया? वर्ण। ये किस में तब्दील हो गया? वर्ण में। ओके। अब देखो, आप परिभाषा देख सकते हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। स्वतंत्र रूप का मतलब क्या है? कि जिसमें कुछ भी मिला हुआ ना हो, स्वतंत्र रूप से किया जा सके, या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, या बिना किसी, मतलब देखो, स्वर हो या व्यंजन हो, है तो वर्ण ही ना। तो बिना किसी वर्ण को मिलाए, दो वर्णों को बिना मिलाए उच्चारण किया जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर। उसे क्या कहते हैं? स्वर। ओके। अब आगे चलें। देखो, जो स्वर की संख्या होती है वो होती है 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन जो मात्रा होती है वो होती है 10। अब 10 क्या होती है? क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। जो ए वर्ण है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ये देख लो, ये इनकी मात्राएं हैं 10, और ये क्या है? स्वर। ओके। इनके इन स्वर का मतलब क्या हो? इनमें और कोई वर्ण मिला हुआ नहीं है। ए जो है एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसके अंदर कुछ भी मात्रा नहीं होती। ओके। अब जैसे वर्ण को दो भागों में बांटा गया। देखो, वर्ण एक टेबल के हिसाब से बताता हूँ, स्वर और व्यंजन। ऐसे ही स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी होता है बड़ा, ह्रस्व यानी होता है लघु या छोटा। अब देखो, छोटे देखो, ए, ई, उ, री। जो छोटे होते हैं ना, छोटे, देखो ए के बाद आता है आ। इन दोनों के मिलाप में ए हो गया छोटा, आ हो गया बड़ा। अब देखो, अपन बोलते भी है छोटी बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ,
ओके ओके फ्रेंड्स। अब आगे देखो, छोटे में आते हैं 4, ए ई उ री, इनको लघु भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, रूढ़ भी बोलते हैं। दीर्घ में आते हैं आ ई ए ऐ ओ औ और उ, ये होते हैं 7 और ये होते हैं 4, टोटल कितने हो गए 11। इनको गुरु भी बोलते हैं, सनिध भी बोलते हैं और यौगिक भी बोलते हैं। ओके, अब आगे अगर अपन बात करें व्यंजन की, किसकी, एक सेकंड, एक होते हैं अयोगवाह स्वर, मैं आपको आगे बता दूंगा, वो शायद आगे आएंगे। अब बात करते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है। अब देखो, जिनमें मतलब स्वर मिले होते हैं, जिनके अंदर स्वर मिले होते हैं, जैसे क है, इसमें आ मिल गया तो क्या बन गया का, तो ये क्या हो गया व्यंजन, ये क्या हो गया व्यंजन। अब व्यंजन कितने होते हैं 33, व्यंजन 33 होते हैं। और व्यंजन को व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है, जो आपको पहले ही बता दिया। व्यंजन भी 3 भागों में बांटेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। कैसे लेकर मैं तक तो हो गए स्पर्श व्यंजन, कै ख ग ग अड़े, छ छ ज ज अड़े, ओके। और ये से लेकर वह तक हो गया अंतःस्थ व्यंजन, और स है हो गए उसमें व्यंजन। 25 ये, 4 ये, 4 ये, टोटल हो गए 33। स्पर्श व्यंजन, अब अपन करते हैं बात डेफिनेशन की। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्श यानी टच करना या छूना। अब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कोई भी 2 भाग, मुख के कोई भी 2 भाग, जैसे मैं, अब मैं को बोलोगे तो आप लिप टू लिप होगा, कै को बोलोगे तो जीभ अपनी टच होगी, मतलब कोई भी 2 भाग टच होंगी। ओके, अब आगे बात करें तो इनको ये कितने होते हैं 25, 5 वर्ग होते हैं, सबको 5-5 भागों में बांट रखा है, जो आपको बता दिया। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। कै ख ग ड छ छ ज, जो नॉर्मल से कै ख ग ड होते हैं वो क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतःस्तन व्यंजन क्या होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला, या तो अंदर की ओर हो या मध्य में हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, जो श्वास आती है ना वो मुख में अंदर की ओर आती है, जैसे ये बोलोगे तो अंदर की ओर आएगा, रे ले वे। ओके फ्रेंड्स, ये 4 होते हैं, ये आपको बताई दिए। उसमें व्यंजन का अर्थ होता है उसमें यानी उष्मा, गर्मी, गर्म। वे वर्ण जो उच्चारण करते हुए श्वास मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। देखो अंतःस्थ में तो अंत यानी अंदर, अंदर की ओर आती है, इसमें बाहर की ओर जाती है, जैसे स है। ओके, ये भी 4 होते हैं जो बता दिए। अब इसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। क्या आते हैं संयुक्त वर्ण, ये क्या होते हैं 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छ, त्रै, ज्ञ और श्रय। छ होता है वो क और स से मिलकर बना होता है, त्रै होता है वो त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ होता है वो ज और अ से मिलकर बना होता है, और श्रय होता है श और र से मिलकर बना होता है। अब देखो मैं बात कर रहा था अयोगवाह वर्ण की, अब आगे अयोगवाह वर्ण। अब अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो किसी के साथ भी आ जाते हैं, जैसे अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। ओके, और सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में इन्हीं की शुरुआत मानी गई है। ये देखो अनुस्वार की, चंद्र बिंदु की, स्वर की। ओके, सबसे पहले आया अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, फिर स्वर और फिर नॉर्मल स्वर और व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, देखो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीवा होता है ना, वो मुर्दा ऊपर के भाग को टच करके तुरंत नीचे आ जाती है, उसे क्या कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, जो 2 प्रकार के होते हैं, ड और ढ। अब इनसे संबंधित 2-3 नियम होते हैं। देखो,
अपन कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि डे के नीचे बिंदु कब आएगी और बिंदु कब नहीं आएगी। तो आज मैं आपके उन कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। जब अगर डे और ढे वाक्य शब्द के शुरू में लिखे जाएंगे तब तो उनके नीचे डे जो ये बिंदु है ये नहीं आएगी। देखो जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, मतलब अगर पहले आएगी, अगर ये शब्द पहले आएंगे शब्द में तो नीचे बिंदु नहीं आएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ड से पहले आधा वर्ण आए, कोई भी आधा वर्ण आए, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी आधा वर्ण आए तो भी नीचे बिंदु नहीं आएगी, तो भी नीचे बिंदु नहीं आएगी। जैसे पंडित, बुड्ढा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। इनके अलावा कोई भी हो, कैसी भी स्थिति हो, सब में नीचे बिंदु आएगी, सब में नीचे बिंदु आएगी। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। अब इसके बाद कन्फ्यूजन होती है रे के नियमों में। किसमें? रे के नियमों में। इसको बोलते हैं रकार या रेफ या रे संबंधी नियम। इनसे भी संबंधित 2 से 3 नियम होते हैं। देखो, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। यदि रे के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उसको उसी के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है। अगर रे का उच्चारण पहले किया जाता है जिस व्यंजन वर्ण से, उसी के ऊपर उसको लिखते हैं। देखो जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग इत्यादि, अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। ओके। अब सेकंड नियम क्या कहता है? यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, कर्म, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता। ओके। नियम थर्ड क्या कहता है? यदि टे वर्ग में से कुछ भी आए तो उस रे को हमेशा उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा। ओके। अब फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, यदि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स।